हेलो स्टूडेंट्स, हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि फ्रिक्शन क्या क्या होता है। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर फ्रिक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ऐसे कौन से फैक्टर जो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रखी, क्या करना है अपने को, क्या लेना है, एक टाई ए स्ट्रिंग अराउंड द ब्रिक। एक ईंट के चारों तरफ क्या करना है, एक स्ट्रिंग बांधनी, रस्सी या धागा बांधना है। और उसको क्या करना है, पुल द ब्रिक बाय द स्प्रिंग बैलेंस। उसको क्या करना है, एक धागा या रस्सी बांध के उसको क्या करना है, ईंट के धागा बांधकर या रस्सी बांधकर उसको क्या करना है, एक स्प्रिंग बैलेंस से क्या करना है, खींचना है। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है इसके अपन बाद में बात करते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। तो उस स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से अपने को क्या करना है, खींचना है, फोर्स लगाना है। और स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आती है, खींचने पर जो एक पॉइंटर आता है वो नीचे आता है और कुछ रीडिंग शो करता है। तो उस रीडिंग को हमें को नोट करना है जब ये ब्रिक क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। इट गिव्स यू टू मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जितनी रीडिंग यहाँ पर मिलती है, 40 मिलती, 50 मिलती, वो क्या बताती है कि कितना फोर्स लग रहा है इस ईंट के और सरफेस के बीच में। क्योंकि इन दोनों के सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है, वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आएगी वो क्या बताती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। अब उसके बाद में क्या करना है, पीस ऑफ पॉलीथीन को रैप करना है, मतलब पॉलीथीन के पीस को क्या करना है, ईंट के चारों तरफ क्या करना, लपेटना। लपेटने के बाद में फिर उसको वापस स्प्रिंग बैलेंस से खींचना है। तो उसमें रीडिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा वो अपने को नोट करना है। उसके बाद में हम और क्या क्या कर सकते हैं, उसके चारों तरफ किसका, जूट बैग का, उसके चारों तरफ जूट बैग, मतलब जो जूट का जो बैग होता है उसको लपेट के फिर वापस क्या करना है, पीस ऑफ जूट बैग। यहाँ पर जूट बैग की जगह क्या करना, उसका एक टुकड़ा ले लेंगे तो भी चलेगा। उसके चारों तरफ जूट का, मतलब ये जो अपने मार्केट में आते हैं जो सूतली जो आती है ना, इस तरह का होता है जूट, उस तरह का बैग को के टुकड़े को उसके चारों तरफ लपेट के फिर खींचना है। तो हम क्या देखते हैं कि हर केस में क्या आती है, रीडिंग अलग अलग आती है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स उस केस में लगेगा जब अपन ने जूट बैग को उसके के टुकड़े को लपेट रखा है। फिर उससे कम वैल्यू आएगी जब अपने पॉलीथीन लपेट रखा, और सबसे कम वैल्यू आएगी जब कुछ भी नहीं लपेट रखा, केवल ईंट को ही डायरेक्ट खींचा जा रहा है तब। तो यहाँ पर कहने का मतलब पता क्या चल रहा है कि अगर इस ईंट के बीच में और सरफेस के बीच में अगर सरफेस चेंज हो जाए, मतलब पहले तो ईंट ही जुड़ी हुई थी, उसके बाद में नीचे वाले सरफेस के बीच में क्या आ गया, पॉलीथीन आ गई, सरफेस चेंज हो गया। और इसके बाद में क्या आ गया, जूट बैग का टुकड़ा आ गया। तो उससे सरफेस बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उससे फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बीच का जो सरफेस अगर रफ होता जा रहा है, पहले बिल्कुल प्लेन था, कुछ नहीं था, पॉलीथीन से थोड़ा रफ हो गया, फिर बाद में जूट बैग का टुकड़ा डाल दिया तो क्या होगा, उससे ज़्यादा रफ हो गया सरफेस, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो कहने का मतलब फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस की रफनेस पर या स्मूथनेस पर। कि अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और रफ ज़्यादा है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। क्योंकि रफ सरफेस में ऑब्जेक्ट ज़्यादा चल नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, वो उसको चलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। इसी प्रकार यहाँ पे एक एक्टिविटी और कर रखी है, जैसे यहाँ पर देखो 12.3 में कि डायग्राम में देखो, यहाँ टेबल लेके एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, मतलब टेबल के साथ में है जुड़ा, कुछ एंगल के साथ में जुड़ा एक प्लेन बनाया। प्लेन बनाने के बाद में क्या किया, उसके ऊपर एक मार्क कर दिया, ए मार्क कर दिया, और उस पर कोई पेन या पेंसिल को लेके हमने यहाँ से क्या करते हैं, रोल करते हैं, यहाँ नीचे तक यहाँ पर आती है, उसको चलाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ बीच में कुछ भी कपड़ा वगैरह डाल के फिर रोल करते थे, क्या होता है, ये कम चलती है। सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं कर रखा है, हमने यहाँ से पेंसिल को यहाँ से छोड़ा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। फिर यहाँ पर कुछ कपड़ा डाल दिया जिसमें सलवटें नहीं, बिल्कुल सीधा करके यहाँ डालता तो ये थोड़ा सा जाकर रुक जाएगी। तो कहने का मतलब ये सरफेस अगर रफ़ है तो ये ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कम है। और जैसे यहाँ सरफेस रफ बना दिया कपड़ा डाल के या फिर कोई सैंड वगैरह डाल के रफ बना दिया तो ऑब्जेक्ट चल नहीं पाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि सरफेस के रफनेस पर या स्मूथनेस पर क्या करता है, डिपेंड करता कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस के नेचर पे कि सरफेस कैसा है। तो इस तरीके से क्या है कि डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। तो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। कुड द स्मूथनेस ऑफ सरफेस ऑफ द सेल इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय। तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर स्मूथ है तो ज़्यादा चलेगा और रफ है तो क्या होगा, ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन इज़ कोज्ड बाय द इरेगुलरिटी
ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उनकी इरेगुलरिटी मतलब जैसे ये सरफेस दिख रहा था इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटी होती है, अगर दिखता तो नहीं लेकिन छोटे छोटे इसमें भी क्या होता है, खड्डे होते हैं। तो प्लेन दिखता है लेकिन फिर भी क्या होता है, अंदर छोटे छोटे खड्डे होते हैं। तो इसकी ये इरेगुलरिटी की वजह से क्या आता है, फ्रिक्शन आता है सरफेस की इरेगुलरिटी की वजह से। इवन दो सरफेस विच आर अपियर टू स्मूथ तो दिखते हैं लेकिन उसमें की क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटी होती है। उसके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, लॉक होते हैं, मतलब छोटे छोटे खड्डे टाइप के होते हैं। और उनको करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को फोर्स लगाना पड़ता है। अगर रफ सरफेस ज़्यादा है तो उसमें इंटरलॉक ज़्यादा होंगे, मतलब खड्डे ज़्यादा होंगे, तो उसको कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और उस समय क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के क्या होगा, सरफेस की इरेगुलरिटी पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ द रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर सरफेस रफ है तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उस रफ सरफेस में ऑब्जेक्ट चल नहीं पाएगा, और चल नहीं पाएगा इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इनसे क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है, सरफेस, जिस सरफेस पर वो मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट सरफेस कैसा है, कि रफ सरफेस है या फिर स्मूथ सरफेस है। जिस तरह से यहाँ बता रखा कि टेबल के ऊपर बुक रखी हुई तो फिर भी टेबल में दिखती तो नहीं है लेकिन छोटी छोटी इस तरह से इरेगुलरिटी होती है। इस तरह के छोटे छोटे खड्डे होते हैं, इंटरलॉक होते हैं। क्या होते हैं, इंटरलॉक होते हैं। तो इसको कवर करने के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो एक तो हो गया फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी इन द सरफेस। तो एक तो सरफेस पे डिपेंड करता है, और फ्रिक्शन किसकी वजह से आता है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। टू सरफेस के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे खड्डे टाइप होते हैं, इंटरलॉकिंग होती है। बुक है तो बुक भी ऐसे स्मूथ लगती है, लेकिन इसके में क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है। तो इसको कवर करने के लिए क्या होता है, उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो फ्रिक्शन किसकी वजह से आता है, रफनेस की वजह से। और रफनेस किसकी वजह से, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी मतलब ये जो रफ सरफेस होता है उसके में छोटे छोटे खड्डे होते हैं, उस वजह से ऑब्जेक्ट नहीं चल पाता है। तो फ्रिक्शन का कारण क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़। इंटरलॉकिंग का मतलब छोटे छोटे खड्डे, और इरेगुलरिटी मतलब खड्डों की वजह से क्या होता है, रफनेस होती है। अब क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये इस तरह का हेवी बॉक्स रखा होता है, तो हेवी बॉक्स को यहाँ पर चलाने के लिए क्या करना, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, बॉक्स होता है, ये सरफेस उसमें हार्डली प्रेस होता है। हार्डली प्रेस का मतलब मजबूती से क्या होता है, रखा होता है, तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगे। इसकी जगह अगर हल्का है तो आसानी से चल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हार्डली प्रेस नहीं है वो, इसका मतलब क्या है, सरफेस के साथ साथ में ऑब्जेक्ट को कितना प्रेस कर रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ़ द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर यू कैन एक्सपीरियंस द ड्रैगिंग एट द मैट व्हेन नो बॉडी सिटिंग ऑन। इसी तरह से क्या होगा, बॉक्स की जगह क्या होता है, अगर कोई नहीं बैठा हो तो मैट को खींचे है तो आसानी से खींच सकते हो, और अगर मैट के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो क्या होता है, उसको खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब हेवी बॉक्स का हमने देख लिया था कि किस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को खिसकाना आसान होता है। हल्का हो तो आसान हो सकता है, जबकि अगर हेवी है तो उसको खिसकाना क्या होता है, मुश्किल होता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट टू मेजर द स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट को पड़ा हुआ है और उसको क्या करना है, रेस्ट से स्टार्ट करना है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा शुरू करते समय वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रेस्ट को इसको क्या करना, चलाना है, मोशन में लाना, उस समय इसके फ्रिक्शन लग रहा है सरफेस, उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलते रहने को अगर अपन जैसे कि ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इन मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी स्पीड में चलाना है, चलाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट से उसको मोशन में लाना है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है उसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन। और चल रहा है, चलते रह रहा है, उसको मतलब इसी तरह से चलते रखना है, तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहाँ पर दो प्रकार का हो गया, स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में पड़ा हो तो उसको चलाना क्या है, चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जबकि क्या होता है, स्लाइडिंग में क्या, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा, उसको स्लाइड करते हुए रखने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि जो फोर्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो पहला है सरफेस की इरेगुलरिटी पर, मतलब
स्मूथनेस या रफनेस पर। सेकंड है कि वो ऑब्जेक्ट उस सरफेस के कितना हार्डली प्रेस कर रखा है। तो ऑब्जेक्ट के नेचर पर और सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जिसका सर जो फ्रिक्शन होता है वो कितने तरह का होता है? 2 तरीके का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन और होता है, लेकिन उसकी बात अपने नहीं करनी, केवल अपने 2 ध्यान में रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।